फ्रेंड्स, मैं हूं आनंद कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल AK स्टडी में। आज हम ग्रुप डी के जो भी क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का प्रीवियस ईयर में पूछा गया था उसके बारे में इस वीडियो में कुछ कवर करने वाले हैं। तो चलिए सीधे चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है जिसमें किस चीज़ का उल्लेख किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में जो है ईश्वर की संस्तुति के मंत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। पॉइंट चलते हैं, ऋग्वेद के बारे में कुछ जान लेते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, ठीक है, और 1028 सूक्त है। इसके तीसरे मंडल में जो है सूर्य देवता सावित्री के लिए गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है और इसके 10वें मंडल जो अंतिम मंडल है उसमें शूद्र का उल्लेख किया गया है। इतना याद रहेगा। चलते इसके अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में GMR द्वारा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा। तो ये जो है गोवा में किया जाएगा। कहाँ? गोवा, और गोवा की राजधानी जो पणजी है वहाँ पे इसका निर्माण किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की जो प्रथम राजधानी थी, कौन सा प्रथम राजधानी? वो पुरुषपुर या पेशावर थी। पुरुषपुर इसी को कहते हैं, पेशावर इसी को कहते हैं। पुरुषपुर या पेशावर थी। बात करते हैं इसकी दूसरी राजधानी की, तो इसकी दूसरी राजधानी मथुरा थी। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में जो कवि रहते थे उनका नाम था चंद बरदाई। बात करते हैं अमीर खुसरो की, तो यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया? तो मराठा को जो है एक शक्ति प्रदान किया था शिवाजी ने। किसने? शिवाजी ने। और इन्होंने एक मंत्री परिषद की स्थापना किया था जिसका नाम था अष्टप्रधान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही आंसर होने वाला है किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। इसको सीधा पॉइंट्स में समझते हैं। 3/20, जैसे मान के चले किसी किसान के पास अगर 20 कट्ठा ज़मीन है तो उसमें 3 कट्ठा खेती पे नील की खेती करना अनिवार्य है। यह जनपद में, चंपारण जनपद में यह बतलाया गया था, अंग्रेज़ों द्वारा यह दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भी आकार की घाटी का निर्माण जो किसके द्वारा होता है? तो भी आकार की घाटी का जो निर्माण होता है युवा नदी के द्वारा होता है। कौन से नदी के द्वारा? युवा नदी के द्वारा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की धारा है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है यह एक गर्म धारा है जो मैक्सिको की खाड़ी से न्यू फाउंडलैंड की ओर चलती है। बात करते हैं ठंडी धारा की, तो लेब्राडोर जो है एक ठंडी धारा है। लेब्राडोर क्या है? एक ठंडी जलधारा है जो कि अटलांटिक महासागर की धारा है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय किससे अनुमानित होती है? भारत की जो राष्ट्रीय आय है किससे अनुमानित होती है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का जो लेखा जोखा है वह करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। संगठन की स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। भारत में, ध्यान दीजिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इन्होंने एक अपनी पुस्तक थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूरल इन इंडिया, उसमें बताया था कि प्रति व्यक्ति जो आय होने वाला है वो कितना? 20 रुपया होने वाला है। कब? 1868 ईस्वी में इन्होंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है किस महीने में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यह अक्टूबर से नवंबर के महीने में सबसे अधिक कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, ठीक है।
और तमिलनाडु में, ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु में शीतकाल में सबसे अधिक वर्षा होती है। वैसे भारत में अगर अधिकांश वर्षा की बात की जाए तो सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के आने से होती है, जो कि सबसे पहले केरल में पहुंचता है। चलते हैं आगे। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन सबसे पहले कब हुआ था? मुद्रा का जो अवमूल्यन है वो सबसे पहले कब किया गया था? तो 1949 ईस्वी में। कब? 1949 ईस्वी में मुद्रा का पहली बार अवमूल्यन किया गया था। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय गान जन गण मन प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो सबसे पहले जो है कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1911 में जन गण मन को, राष्ट्रीय गान को गाया गया था। और कुछ पॉइंट्स याद रखिए। राष्ट्रीय गान जन गण मन जो है उसे आधिकारिक मान्यता जो है 24 जनवरी 1950 को मिला था, और जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में 1950 ईस्वी में अपनाया गया था भारत के संविधान में। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्नलिखित को सही क्रम में व्यक्त करें जिस प्रकार से उन्हें भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। यहाँ हमने इसको पॉइंट टू पॉइंट सही क्रम में ही सजाया है। सबसे पहले संप्रभुता होती है, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक, गणराज्य। ऐसे जब इसके प्रस्तावना में हम पढ़ते हैं तो संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, तो यह एक क्या है, इसका सही क्रम है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन हुआ था प्रस्तावना के लिए 1976 ईस्वी में। उस संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में नारियल को पेड़ मानने संबंधित विधेयक प्राप्त हुआ है? यहाँ पे पैर नहीं होगा, पेड़ होगा। क्या होगा? पेड़ होगा। ठीक है, पेड़ मानने संबंधित विधेयक प्राप्त हुआ था। किस राज्य को मिला था? सही आंसर क्या होने वाला है? गोवा। कौन? गोवा। गोवा राज्य में नारियल को पेड़ मानने के लिए विधेयक प्राप्त हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किससे अल्बुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया था? अल्बुकर्क ने किससे गोवा को प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? बीजापुर। बीजापुर से अल्बुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया था। ठीक है, बीजापुर जो है विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्य के संघ की सूची में शामिल था। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे एक पॉइंट और याद रखिएगा, अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली राज्य का महानतम गवर्नर जनरल माना जाता है, और भारत में आने वाला प्रथम जो यूरोपीय व्यापारी कंपनी था वो कौन था? पुर्तगाली कंपनी था, जो कि 1502 ईस्वी में कोचीन में सबसे पहले आया था। चलते हैं इसके आगे। निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और इसे कानूनी मान्यता दिलवाई? विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और कानूनी मान्यता दिलवाई, तो ये व्यक्ति थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इन्होंने ही संघर्ष करके इसे कानूनी मान्यता दिलवा दी। बात करते हैं राजा राम मोहन राय की, तो इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लाने का प्रयास किया है, और अंग्रेजी शिक्षा जो है इन्हीं के प्रयास से भारत में आया था। ब्रह्म समाज की स्थापना भी की। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किन विशेष स्थिति में वह इससे अधिक पद पर बना रह सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन पढ़ते हैं। राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी का चुनाव समय से ना हो पाया हो तब, लोकसभा चुनाव निकट भविष्य में होने वाला हो, गुजरात विधानसभा निलंबित हो, किसी भी परिस्थिति में नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी का चुनाव समय से ना हो तब। जब राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल पूर्ण हो जाए, उसके बाद भी पे राष्ट्रपति जी के जगह पे चुनाव अगर नहीं कराया गया हो और उसमें लेट हो, देरी हो, तब तक वह अपने कार्यकाल पे, अपने पद पे बने रह सकते हैं। चलते हैं आगे।
प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने या मृत्यु की स्थिति में क्या होगा? दोबारा चुनाव कराना होगा, मंत्रिपरिषद भंग कर दी जाएगी, या कैबिनेट एक और नेता चुन लेगी, राष्ट्रपति निर्णय लेगा कि क्या होना चाहिए? क्या होगा इसमें से? तो इसमें क्या होगा? मंत्रिपरिषद जो है भंग हो जाएगी। मंत्रिपरिषद अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में क्या होगा? मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। चलते हैं आगे। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। अगर आप मैप देखे होंगे तो आपको पता होगा लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में है स्थित। और ध्यान दीजिएगा, लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित राज्य है, जो कि सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। चलते हैं आगे। आर्थिक विकास की माप के लिए इनमें से कौन सी बेहतर माप है? ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे भी आया था, जिसमें बताया गया था कि जो आर्थिक विकास होता है उसके वहाँ पे बताते केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो यहाँ भी उसी प्रकार से एक क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास की माप के लिए इनमें से कौन सा बेहतर माप है? तो राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय जो है ये सबसे बेहतर माप है, और जिसका आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय समिति जो है इसकी स्थापना जो है कब हुआ था? 1949 ईस्वी में पीसी महालबोनिस के अध्यक्षता में किया गया था। मेहर प्रथा का प्रचलन है। मेहर एक प्रथा है जिसका प्रचलन किस धर्म में होता है? तो इस जो है मुस्लिम धर्म में इसका प्रचलन है। आगे चलते हैं। पांडिचेरी को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया था? तो पांडिचेरी को जो है 1956 ईस्वी में। कब? 1 नवंबर 1956 ईस्वी में पांडिचेरी को शामिल किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलते सर्वप्रथम भारत में प्रयोग कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले जो है सत्याग्रह का प्रयोग किया था चंपारण में। कब? 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में किया था। निम्नलिखित में से किस मुगल शहजादी ने, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मुगल शहजादी ने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखा था? तो वो कौन से थे? गुलबदन बेगम, जिन्होंने हुमायूं नामा की रचना किया था। हुमायूं नामा की रचना किया था। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल्स के कौन से प्रतिबद्धता अवधि की पुष्टि की गई है? तो ये होगा आंसर इसका दूसरा। कौन सा? दूसरा। पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर डी, जननायक। ध्यान दीजिएगा, एक आता है पृथ्वीराज रासो। ठीक है। तो इनके पृथ्वीराज रासो जो है इसके रचयिता कौन थे? चंद बरदाई। ठीक है। मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। ठीक है। और जेनेवा में WHO और WTO इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। चलते हैं आगे। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो अंतरिक्ष में जो सबसे पहले उपग्रह छोड़ा गया था वो था स्पुतनिक प्रथम, जो कि सोवियत संघ रूस। किसने छोड़ा था? सोवियत संघ रूस ने। उनतीस नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्पाद को इको मार्क का प्रमाण कब मिलता है? अगर मिल जाए तो उसका मतलब क्या है कि इको मार्क का प्रदान इसमें मिला हुआ? तो इसका मतलब होता है कि वह जो फसल है पर्यावरण के अनुकूल है।
पर्यावरण के अनुकूल है तभी उसे इको मार्क का साइन जो है चिन्ह दिया जाता है। बात करते हैं हॉलमार्क का, तो हॉलमार्क का जो चिन्ह दिया जाता है आभूषण की गुणवत्ता से संबंधित। और ट्रेडमार्क का जो चिन्ह दिया जाता है वो खाद्यान्न पदार्थ से संबंधित में दिया जाता है। अंतिम क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला IPL और ITBP अधिकारी कौन है? ध्यान दीजिएगा, महिला अधिकारी है, ये कौन है? अर्पणा कुमार ये महिला अधिकारी है। ठीक है, तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं आपको इसी तरह के वीडियो लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।